बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हम ना चैप्टर नंबर 3 न्यू 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 आज हम इसकी ना एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में पहले आ रहा है एमसीक्यूज़ आ रही है, तो हम इसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो पहले एमसीक्यूज़ देखें। वेन मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन जिंक आर मिक्स टुगेदर दे गिव राइज टू अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड ब्रास। जब कॉपर को और जिंक को दोनों पिघले हुए हैं उनको मिलाया जाता है तो एक नई चीज़ बनती है जिसको हम ब्रास कहते हैं। प्रीडिक्ट विच वट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कॉपर एंड जिंक। तो ये पेशकश करें या बताएं कि भाई इसमें ब्रास के बनने में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। तो ये बिल्कुल आसान है, दोनों ही मेटल है, कॉपर भी मेटल है और जिंक भी मेटल है। तो मेटल को मेटल से मिलके जो एलॉय बनता है वो यहाँ पे एलॉय ब्रास है। और तो उसमें कौन सा बॉन्ड होगा, तो उसमें मेटालिक बॉन्ड होगा। ये वाला बॉन्ड नहीं होगा, कोऑर्डिनेट आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड नहीं होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा। दोनों मेटल है, मेटल के अंदर मेटालिक बॉन्ड ही होता है। तो पहले ऑप्शन सी है। दूसरा देखें। Which element is capable of forming all the three types of bonds? कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, कोवलेंट एंड आयनिक। इन चार एलिमेंट में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो चारों किस्म के बॉन्ड बनाता है? आयनिक बॉन्ड भी बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है। तो इसका जवाब है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो तीनों बॉन्ड बनाता है। अब मैं आपको बताता हूँ तीनों बॉन्ड कैसे बनाता है। पहला इसका कंपाउंड है H2O। H2O, तो इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? इसमें कोवलेंट बॉन्ड है। उसके बाद अगला एक कंपाउंड है H3O पॉजिटिव। जब ये आयन बना लेता है एक लेके, तो इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है इसमें। और इसका जो अलग कंपाउंड है वो मेटल के ऑक्साइड है, CaO हो सकता है, Na2O हो सकता है। इसमें जो है इसका आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी करके दिखा लिया कि भी तीनों बॉन्ड कैसे पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन के अंदर तीनों किस्म के बॉन्ड पाए जाते हैं, आयनिक बॉन्ड भी है, कोवलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी इसके अंदर होता है। चलें जी, नेक्स्ट हमारा सवाल है वाई इज H2O a liquid while H2S is a gas? वाटर लिक्विड है और H2S गैस है, क्यों? उसने कंपैरिजन इसलिए किया कि ये 6A ग्रुप के एलिमेंट है, ऑक्सीजन और सल्फर। ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है। तो इसकी क्या वजह है? तो इसकी मेन वजह वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगी जो हमारे पास है, और पोलर बॉन्ड है। तो पहला ऑप्शन देखें, बिकॉज इन वाटर द एटॉमिक साइज ऑफ ऑक्सीजन इज स्मॉलर दैन दैट ऑफ सल्फर। साइज छोटा होने की वजह नहीं, मेन रीजन नहीं है कि ऑक्सीजन का साइज छोटा है और सल्फर का साइज बड़ा है, नहीं। दूसरा ऑप्शन है बिकॉज वाटर इज अ पोलर कंपाउंड एंड देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल। पानी जो है, वाटर जो है, एक पोलर कंपाउंड है। पोलैरिटी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इसलिए पोलर मॉलिक्यूल है और इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की फोर्स पाई जाती है। इसलिए जब अट्रैक्शन की फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी तो वो चीज़ लिक्विड हो जाएगी, और जिसमें अट्रैक्शन की फोर्स वीक हो जाएगी तो वो चीज़ गैस हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन बी है, सी भी नहीं हो सकता। बिकॉज H2O मॉलिक्यूल इज लाइटर देन H2S, वो उसके मुकाबले में हल्का है यानी वजन में, ये रीज़न भी नहीं है। और डी ऑप्शन में बिकॉज वाटर कैन इजीली फ्रीज इनटू आइस, पानी आसानी से आइस में, बर्फ में तब्दील हो जाता है, ये वजह भी नहीं है। इसका ऑप्शन बी है, तो तीसरे का ऑप्शन बी है। चौथा सवाल देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी द वीकेस्ट? इन चार में से सबसे वीक बॉन्ड किस में होगा? ऑक्सीजन कार्बन कार्बन में होगा, क्लोरीन क्लोरीन में होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में होगा, या फ्लोरीन फ्लोरीन के दरमियान होगा? तो इसका जो जवाब है वो डी है, फ्लोरीन। अच्छा, फ्लोरीन से जो बॉन्ड बनता है, देखें फ्लोरीन जो है, मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में बताया था, ये डॉन है हमारे एलिमेंट का, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, उल्टा देने वाला नहीं है। बहरहाल इसका बॉन्ड बन जाता है, लेकिन ये वीक बॉन्ड होता है, बाकी एलिमेंट के दरमियान वीक बॉन्ड नहीं होता। तो ये इसका ऑप्शन डी वाला है, चौथे का ऑप्शन डी है। जो हमारा पांचवा एमसीक्यूज है वो हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक फिलहाल ख़त्म हो गया है। अब हम छठे पे जाते हैं। छठे को देखें। कीपिंग इन व्यू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंडिकेट विच कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को मद्देनजर रखते हुए ये बताएं कि इन कंपाउंड में से किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, हैज़ हाईएस्ट द बॉइलिंग पॉइंट, H2O, H2S, HF, NH3। तो यहाँ पे इसका जवाब ऑप्शन ए है, वाटर, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन, वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में भी है, NH3 में भी है, इस पे तो नहीं है, ये तो वैसे नहीं हो सकता, इन दो में भी है। लेकिन वाटर के अंदर डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए वाटर का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, बाकी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर अपना बॉइलिंग पॉइंट कम है। नेक्स्ट सवाल है, तो छठे का ऑप्शन ए है।
सातवां देखें, विच मेटल हैज़ द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इन मेटल में से किसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रिबीडियम है। तो ये 1A ग्रुप के एलिमेंट है, तो डाउन द ग्रुप जो है वो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हैं, याद रखें डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हैं। तो ये एंड में आ रहा है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट विच मेटल हैज़ द लोवेस्ट मेल्टिंग, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, सॉरी कम होते हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये वैसे भी चौथे नंबर पे आ रहा है, इसका जवाब जो है वो RBD है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच आयनिक कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इन 4 कंपाउंड में से किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। तो NaCl का 801 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट, बाकियों की अगर हम चेक करें तो कम है, 700 है, किसी का 600 की रेंज में आ रहा है। तो इसका 801 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमें लिटरेचर में भी मिलता है, NaCl इसका जवाब है। अगला जो हमारा MCQs है वो शॉर्ट सिलेबस की वजह से जो है वो ख़त्म हो गया है, कट गया है। उसके बाद लास्ट वाला देखें, विच among द फॉलोइंग हैज़ अ डबल कोवलेंट बॉन्ड, इन 4 में से किस में का डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। इथेन सिंगल होता है, CH4 फार्मूला है, मीथेन CH4 इसका मीथेन का, इथेन में CH3 है, एसिटाइलिन में ट्रिपल बॉन्ड है। तो इथिलीन आएगा, जिसको हम इथीन भी कहते हैं, इथीन के अंदर, इथिलीन के अंदर डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, वही हमने बताना था। ठीक है, तो ये हमारे जो थे ये शॉर्ट क्वेश्चन थे, जो उनके ऑप्शन मैंने बता दिए, तो लास्ट का ऑप्शन C है। उसके बाद आ जाए हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ एलिमेंट लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली एंड व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, किस किस्म के एलिमेंट जो है अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं और किस किस्म के एलिमेंट गेन करते हैं। अगर आपने चैप्टर को पढ़ा हुआ है, कंसेप्ट क्लियर है, तो बड़ा आसानी से हम बता सकते हैं कि मेटल जो है वो बड़ी आसानी से मेटल कैन लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजीली एंड नॉन मेटल्स जो है वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन इजीली कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं, अगर किसी को नोट्स चाहिए होंगे तो मुझसे जो है कांटेक्ट करके वो नोट्स ले भी सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सवाल है, व्हाट डू लोअर मॉलिक्यूलर मास, वाई डू लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज गैसेस और लो बॉइलिंग लिक्विड्स। तो जिन कोवेलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास लो है, कम में, वो गैसी हालत में पाए जाते हैं और या फिर लो लिक्विड की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है, तो देखें, because weak intermolecular forces exist between their molecules so less energy is needed to separate them, क्योंकि जो लो मालिकुलर मास वाले कोवलेंट कंपाउंड हैं उनके अंदर इंटरमालिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं, इसलिए जो है इनके या तो ये गैसी हालत में पाए जाते हैं या फिर अगर बॉइलिंग हालत में भी पाए जाएं तो इनका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लिक्विड हालत में भी हो, तो जैसे कि मीथेन है, जैसे कि O2 है, जैसे कि H2 है, तो इनके या ये गैस हालत में होंगे या फिर जो है लो बॉइलिंग लिक्विड की हालत में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट विच एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट हैज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम। एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताएं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हो और कोवेलेंट बॉन्ड भी उसके अंदर हो। तो इसका जवाब जो है वो आपका डायमंड है। हमारा कार्बन जो है जब डायमंड की फॉर्म में होता है तो उसके अंदर ये दोनों शर्तें होती हैं, यानी वो क्रिस्टलाइन सॉलिड भी है और उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मेक्स देम मेलिएबल डक्टाइल, मेटल की कौन सी खसूसियात है जो उनको मेलिएबल और डक्टाइल बना दे। तो उनके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग ही असल चीज़ है, जो कि मेटालिक बॉन्डिंग, इसका जवाब आएगा मेटालिक बॉन्डिंग। स्टूडेंट, ये हमारा 9th लेवल है और 9th लेवल में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर के आते हैं। तो बहरहाल जो है अगर टू द पॉइंट जवाब इसका 2 लाइनों में, 1 लाइन में, 2 लाइनों में, 3 लाइनों में, 4 लाइनों में दे दिया जाए तो सफिशिएंट होता है। तो ये जब सवाल भी ऐसा पूछ रहा है, अगर खाली मेटालिक बॉन्डिंग भी लिख लेंगे तो इसका आंसर सही रह जाएगा चौथे का। उसके बाद 5वां सवाल है, इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो यस, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही होते हैं। क्योंकि यहाँ उसने ज़्यादा कंपैरिजन नहीं पूछा कि आयनिक बॉन्ड के मुकाबले में या कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में, उसने जस्ट इतना पूछा है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो यस, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक फोर्सेज होती हैं, ये फिर भी बॉन्ड है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ HNO3, HNO3 का डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बताए। तो वो मैं आपको बना के दे देता हूँ HNO3 का। ठीक है, देखें हमारा जो कंपाउंड है वो है HNO3, इसमें जो है वो दरमियान में जो है हमारा क्या आएगा, दरमियान में हमारा नाइट्रोजन आएगा। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में आपको पता है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है। तो ये क्या करेगा 5 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, एक साइड पे ये इधर से ऑक्सीजन को जोड़ लेगा। ऑक्सीजन के पास जो है आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया। इसका ये एक इलेक्ट्रॉन इधर हाइड्रोजन से इसने बॉन्ड बनाया हुआ होगा। तो NOH एक इस साइड में है, उसके अलावा एक O इधर आ गया, H इधर आ गया, बाकी 2 O बच गए। एक O ने यहाँ पे इसके डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे। और ऑक्सीजन के लास्ट शेल में आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 8 हो गया। बकाया जो है एक बॉन्ड इधर इसका ऑक्सीजन का ऐसे बनता है, लेकिन यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के पास तो 6 ही होंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने इसको दे नहीं सकता, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के लिए शेयरिंग के लिए देगा। तो इस तरह इसकी स्ट्रक्चर बन के सामने आती है हमारे पास NH3 की। डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर उसने पूछी है, तो आंसर हमारा ये वाला है, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। इसको मजीद हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये ऐसे, यहाँ पे O, यहाँ पे H और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। यहाँ इसकी ये वजाहत की हुई है, ये हमारी डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर है इसकी। तो लास्ट सवाल में उसने यही पूछा था हमारे पास कि राइट डाउन डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ HNO3। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन आ रही है हमारे पास, ये भी जो है शॉर्ट क्वेश्चन में ही आते हैं। तो देखें, YHF इज अ लिक्विड वाइल HCl इज अ गैस। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड लिक्विड है और HCl जो है वो हमारा गैस है। तो ऐसा क्यों है? तो देखें, HF मॉलिक्यूल में जो है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए। तो इसका यही जवाब बनेगा। आप मुख्तसर एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि HF मॉलिक्यूल फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाइल HCl डज नॉट, वो बॉन्ड नहीं बनाता, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। अगला सवाल है, वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली नॉट सॉल्युबल इन वाटर। कोवेलेंट कंपाउंड आमतौर पर पानी में सॉल्युबल क्यों नहीं है? तो सारे नहीं, कुछ सॉल्युबल हैं। तो उसकी वजह यह है कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल को तो अपने अंदर हल कर लेगा, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता। यही बात है, बिकॉज दे आर नॉन पोलर एंड डू नॉट फॉर्म स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन विद पोलर वाटर मॉलिक्यूल। तो पानी पोलर है, तो पोलर कंपाउंड को तो हल कर लेगा, नॉन पोलर को हल नहीं करेगा। ज़्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं, और जो नॉन पोलर है वो पानी में हल नहीं होंगे, पोलर हल पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा सवाल है, हाउ डू मेटल्स कंडक्ट हीट। मेटल के अंदर हीट कैसे कंडक्ट होती है? तो मेटालिक बॉन्ड वाले टॉपिक के अंदर बड़ा क्लियर ये बात बताई हुई है कि मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होते हैं और वो सी पूल बनाते हैं और इजीली अवेलेबल होते हैं, इसलिए मेटल जो है हीट उनमें से आसानी से कंडक्ट हो जाती है। तो मेटल कंडक्ट हीट थ्रू फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स दैट ट्रांसफर एनर्जी क्विकली। एनर्जी को भी या हीट को भी तेज़ी से ट्रांसफ़र करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी। बाहर जहाँ उसने हीट का पूछा था तो यही उसका आंसर आएगा हमारे पास। नेक्स्ट है, हाउ मैनी ऑक्साइड्स डज नाइट्रोजन फॉर्म, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ ऑक्साइड्स। तो इसके कितने ऑक्साइड हैं? तो इसके 5 ऑक्साइड्स हैं। कितने हैं? 5। N2O, उसके बाद NO, उसके बाद N2O3, उसके बाद NO2, उसके बाद N2O5। ये 5 नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जो है वो पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ NaBr इज ट्रीटेड विद AgNO3 इन वाटर। क्या होगा कि अगर ये NaBr को हम AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएं, तो इसका हम आराम से रिएक्शन, तो इससे AgN, हम इसका जो है पाँचवें सवाल का हम जवाब लिखते हैं। देखें, NaBr प्लस AgNO3 एरो AgBr प्लस NaNO3। तो ये रिएक्शन होगा, इसमें AgBr बनेगा। ये हमारा प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट का ये एरो है और ये क्रीम कलर में होता है। कौन से कलर में होता है? क्रीम कलर्ड प्रेसिपिटेट होगा हमारा, ये रिएक्शन होगा। सवाल उसने पूछा था कि भाई NaBr का अगर हम रिएक्शन AgNO3 से करें पानी के अंदर डाल के तो क्या होगा? तो आपका सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। ये AgBr जो है क्रीम कलर्ड प्रेसिपिटेट होता है। लास्ट सवाल है, व्हाई डज आयोडीन एग्जिस्ट एज अ सॉलिड वाइल Cl2 एग्जिस्ट एज अ गैस। आयोडीन
हेलोजन्स हैं 17 ए ग्रुप, 7 ए ग्रुप या 17 ग्रुप में पाए जाते हैं। तो क्लोरीन गैस है, आयोडीन जो है वो सॉलिड है। ऐसा क्यों है? उसकी वजह यह है कि जब हम पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पर डाल जाते हैं ना, तो उसमें डाउन द ग्रुप पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। तो आयोडीन नीचे है, क्लोरीन ऊपर है। तो पोलराइजेबिलिटी का मतलब यह है कि स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होता है या अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। आयोडीन के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज़्यादा है, क्लोरीन के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन कम है। इसलिए क्लोरीन गैस फॉर्म में पाई जाती है और आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसका आंसर हम इजीली यही लिख सकते हैं कि आयोडीन हैज़ अ लार्जर मॉलिक्यूलर साइज एंड स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज दैन क्लोरीन, देयरफॉर आयोडीन एग्जिस्ट एज अ सॉलिड व्हाइल Cl2 एग्जिस्ट एज अ गैस। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब लाजमी करें, कमेंट करें, और किसी भी क्वेश्चन का करना है तो आपने फ्रीली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। अल्लाह हाफिज़।